नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे म्यूचुअल फंड के कोर्स में। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने सीखा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या क्या हैं। उसमें हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड को अच्छे से डिस्कस कर लिया था और डेट म्यूचुअल फंड को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो इस लेक्चर में हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाइब्रिड फंड होते क्या हैं। तो हाइब्रिड फंड 2 टर्म से मिलकर बना है। फंड का मतलब तो हमने आपको बताया ही है, तो हाइब्रिड का मतलब समझते हैं। तो हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, मतलब जब 2 या उससे ज्यादा चीजें मिलकर एक चीज बनती है तो उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे आपने लाइगर के बारे में सुना होगा, लाइगर एक कॉम्बिनेशन है जो कि लायन और टाइगर से मिलकर बनता है। तो अगर हम इसे म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करें तो जब भी कोई म्यूचुअल फंड 2 या 2 से ज्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है तो उसे हाइब्रिड फंड कहा जाता है। अब ये जो एसेट क्लास है ये इक्विटी भी हो सकती है, डेट भी हो सकती है, गोल्ड भी हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो अगर कोई म्यूचुअल फंड इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम हाइब्रिड फंड कह सकते हैं। अब ये जो हाइब्रिड फंड है ये मेनली 7 टाइप के होते हैं। इसमें पहला है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, दूसरा है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, तीसरा है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या फिर इसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी कहते हैं, चौथा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, पांचवा है आर्बिट्रेज फंड, छठा है बैलेंस्ड फंड और सातवां है इक्विटी सेविंग फंड। तो इसमें सबसे पहले अगर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करें तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पर फंड मैनेजर आपके 65 से 80% पैसों को इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और बचे हुए 20 से 35% पैसे को डेट में इन्वेस्ट करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में मिनिमम 65 से मैक्सिमम 80% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और मिनिमम 20% से मैक्सिमम 35% पैसा डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक फंड है मनी रन हाइब्रिड फंड जिसका फंड साइज 1 करोड़ रुपीस का है। अब इसमें जो फंड मैनेजर है उसको कम से कम 65% पैसा इक्विटी में लगाना था तो वो 70% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर देता है। अब ऐसे ही उसको कम से कम 20% पैसा डेट में लगाना था तो वो 25% पैसा डेट में इन्वेस्ट कर देता है, यानी टोटल 95% पैसा वो इन्वेस्ट कर देता है। अब इसमें 5% फंड फिर भी बच गया है, लेकिन रूल्स तो पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो उस बचे हुए 5% पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इसको एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कह सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर ने एक फंड को एग्रेसिव हाइब्रिड फंड बनने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सभी को पूरा किया है, इसलिए ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। इसके बाद सेकंड टाइप का हाइब्रिड फंड है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसके भी नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कंजर्वेटिव का मतलब होता है संभाल कर रखना। मतलब इस फंड का मोटिव आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न जनरेट करना तो है ही, लेकिन इसके साथ ही एट द एंड इसका मोटिव आपकी इन्वेस्टमेंट को कंजर्व करके रखना भी है। तो इसलिए इस फंड में मिनिमम 75% से मैक्सिमम 90% पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है और जो बचा हुआ पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क कम रहे और इक्विटी होने की वजह से आपको ठीक ठाक रिटर्न्स भी मिल जाएं। इसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप का हाइब्रिड फंड है वो है डायनेमिक एलोकेशन फंड, जिसे हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी कहते हैं। ये फंड मेनली एक चीज पर डिपेंड करता है और वो है मार्केट कंडीशंस। डायनेमिक हाइब्रिड फंड में फंड मैनेजर किसी भी परसेंटेज में इक्विटी या डेट में इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पर फंड मैनेजर चाहे तो 100% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर दे या फिर 100% पैसा डेट में इन्वेस्ट कर दे। ये कम्प्लीटली फंड मैनेजर और मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कभी फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट क्रैश कर सकता है तो ऐसे में वो सारा पैसा डेट में इन्वेस्ट कर देगा, और अगर कभी फंड मैनेजर को लगता है कि अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने की तो वो सारा पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब जो फोर्थ टाइप का हाइब्रिड फंड है वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अभी तक जो 3 टाइप के फंड हमने समझे थे, इन सभी में फंड मैनेजर चाहे तो इक्विटी और डेट में अपना पैसा रख सकता है और इसके अलावा किसी और एसेट में उसे पैसा रखना है या फिर नहीं, ये कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक ऐसा फंड है जहां पर फंड मैनेजर को एटलीस्ट 3 एसेट क्लास में अपना पैसा रखना पड़ता है और वो एसेट क्लास है इक्विटी, डेट और गोल्ड। अब यहाँ पर सेबी ने एक लिमिट दी है कि अगर किसी हाइब्रिड फंड को मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बनना है तो उसे एटलीस्ट 10% पैसा इन तीनों एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होगा। मतलब कम से कम 10% पैसा इक्विटी में,
10% पैसा डेट में और 10% पैसा गोल्ड में। अब इस फंड में गोल्ड को रखने के पीछे का पर्पस यह है कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट का हमेशा नेगेटिव कोरिलेशन होता है। जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तब गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। इवन 2020 में कोविड-19 की वजह से जब स्टॉक मार्केट क्रैश आया था उस टाइम पर भी गोल्ड की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी थी। तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो रिस्क को कम करने का काम करता है और इसी वजह से ये जो फंड है ये काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। अब इसके बाद जो हमारा फिफ्थ टाइप का हाइब्रिड फंड है वो है आर्बिट्रेज फंड। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि आर्बिट्रेज होता क्या है। तो जब भी कोई एक जगह पर कुछ बाय करता है और दूसरी जगह पर उसे सेल कर देता है तो उसे हम आर्बिट्रेज कहते हैं, और जो फंड इसी प्रिंसिपल पर चलता है उसे आर्बिट्रेज फंड कहा जाता है। अब अगर आर्बिट्रेज फंड के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर फंड मैनेजर दो मार्केट का यूज करता है, एक है कैश मार्केट और दूसरा है फ्यूचर्स मार्केट। तो आर्बिट्रेज फंड में फंड मैनेजर कैश मार्केट में शेयर्स बाय करता है और फ्यूचर्स मार्केट में वही शेयर्स सेल कर देता है, और जो भी उनके बीच का डिफरेंस होता है वो फंड मैनेजर का प्रॉफिट होता है। मैं जानता हूं कि अभी जो मैंने बोला है वो आपको इजीली समझ नहीं आया होगा, तो इसे क्लियर करने के लिए सबसे पहले कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट को समझ लेते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो कैश मार्केट को हम स्पॉट मार्केट भी कहते हैं, और इसमें जो अभी शेयर की प्राइस चल रही है यानी ऑन द स्पॉट जो प्राइस चल रही है उस प्राइस में ही हम शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली जो शेयर आप खरीदते हो उसे कैश मार्केट में खरीदा जाता है। मतलब अभी आपका मन किया कि मैं इस कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ जिसकी प्राइस अभी 500 रुपए चल रही है, तो जब आप 500 रुपए में अभी के अभी उस शेयर को खरीद लेते हैं तो यहाँ ऑन द स्पॉट मार्केट से आपने वो शेयर बाय किया है और यही कैश मार्केट है, और जिस प्राइस में आपने उस शेयर को बाय किया है वो स्पॉट प्राइस है। अब फ्यूचर मार्केट की बात करें तो यहाँ आप फ्यूचर की किसी प्राइस पर शेयर को बाय करने का राइट खरीदते हो, और यहाँ पर जो प्राइस होती है ना वो जनरली स्पॉट प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। तो यही जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसे आर्बिट्रेज कहा जाता है, और इसी डिफरेंस का आर्बिट्रेज फंड एडवांटेज लेता है। मैं समझ रहा हूँ कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी आसानी से मैं आपको ये समझा सकता हूँ मैं समझाऊं। तो इसके लिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक फंड ने किसी कंपनी के 3000 शेयर्स 500 रुपए पर शेयर के हिसाब से बाय करे, और साइड बाय साइड उसी कंपनी के 3000 शेयर्स 505 रुपए के रेट पर फ्यूचर्स मार्केट में सेल कर दिए। अब इसके कुछ दिनों के बाद मार्केट डाउन साइड आ गया और शेयर की प्राइस फ्यूचर्स और स्पॉट दोनों जगह पर 485 रुपीज पर आ गई। तो यहाँ पर आपको स्पॉट मार्केट में तो 15 रुपए का लॉस होगा क्योंकि आपने 500 में बाय किया था और प्राइस गिरकर 485 पर आ चुकी है। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होगा क्योंकि वहां पर आपने 505 रुपए के रेट पर शेयर को सेल करने का राइट लिया है। तो अभी प्राइस भले ही 485 रुपए आ गई है, लेकिन आप उसे 505 रुपए पर सेल करेंगे, जिससे आपको फ्यूचर्स मार्केट में पर शेयर पर 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। मान लो आपके पास एक आईफोन है जो कि आपने 70,000 रुपए में बेच दिया, और सेम 2 दिन के बाद उस आईफोन को आपने 50,000 रुपए में खरीद लिया, तो यहाँ पर आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया ना। तो इसी तरीके से आपको स्पॉट मार्केट में 15 रुपए का लॉस हुआ और फ्यूचर्स मार्केट में 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर आपको टोटल जो प्रॉफिट है वो 5 रुपए का होगा पर शेयर में, और क्योंकि आपके पास 3000 शेयर्स हैं तो आपको टोटल 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी कुछ तरीके से आर्बिट्रेज फंड काम करता है। अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया है इसकी पूरी समरी अभी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी स्पॉट प्राइस 485 रुपीज चल रही है। हमने 500 रुपीज की स्पॉट प्राइस में शेयर को बाय किया था, तो यहाँ पर हमें पर शेयर पर 15 रुपीज का लॉस हो रहा है। बट फ्यूचर्स मार्केट में हमने पहले 505 रुपए की प्राइस में शेयर को सेल करने का राइट ले लिया था, और अभी प्राइस 485 रुपीज चल रही है, तो यहाँ पर हमें पर शेयर पर 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक जगह पर हमें 15 का लॉस हो रहा है, दूसरी जगह पर हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा टोटल प्रॉफिट देखें तो वो पर शेयर पर 5 रुपए का है, और क्योंकि हमारे पास टोटल 3000 शेयर्स हैं तो हमारा यहाँ पर 15,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो आर्बिट्रेज फंड में फंड मैनेजर को एटलीस्ट 65% पैसा इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है ताकि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिले। अब इसके बाद 6 टाइप के फंड की बात करें तो वो है बैलेंस्ड फंड। बैलेंस के भी नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर इक्विटी और डेट का एक बैलेंस बनाया जाता है। तो बैलेंस फंड में मेनली मिनिमम 40 से मैक्सिमम 60% इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, और ऐसे ही मिनिमम 40 से मैक्सिमम 60% डेट में इन्वेस्ट किया जाता है, और ऐसे इन दोनों का एक बैलेंस बनाया जाता है। तो अगर किसी फंड ने 40% इक्विटी में इन्वेस्ट किया है और 60% डेट में इन्वेस्ट किया है तो वो एक बैलेंस्ड फंड माना जाएगा।
इसके अलावा ये परसेंटेज 45-55 या 50-50 या फिर 40-40 भी हो सकता है, और बचा हुआ जो 20% है वो फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो कहां पर इन्वेस्ट करना चाहता है। इसके बाद जो हमारा 7th एंड लास्ट टाइप का हाइब्रिड फंड है वो है इक्विटी सेविंग फंड। इस फंड में फंड मैनेजर इक्विटी, डेट और आर्बिट्रेज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर स्पेशली आर्बिट्रेज को ऐड किया जा रहा है जो कि इस फंड को बाकी फंड से अलग बनाती है। तो एज पर सेबी यहाँ मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए, मिनिमम 10% डेट में इन्वेस्ट होना चाहिए, और बाकी जो बच जाता है उसे फ्यूचर्स ट्रेड में इन्वेस्ट किया जाता है जिससे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस फंड में मेनली जो इक्विटी है वो आपके फंड को ग्रोथ देती है, और जो डेट एंड आर्बिट्रेज है वो आपके रिस्क को मैनेज करके आपको एक स्टेबल रिटर्न देते हैं। तो इसी के साथ हमारे सभी टाइप के हाइब्रिड फंड कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोगों का आर्बिट्रेज फंड में कंफ्यूजन रह गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको रह गया है तो आप दोबारा से एक बार आर्बिट्रेज फंड को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। दूसरी बार में नहीं आएगा तो तीसरी बार में आराम से आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आर्बिट्रेज फंड के लिए जो जो जरूरी चीजें थी और जिस भी तरीके से उसको समझाया जा सकता था वो सब कुछ हमने वहां पर बता रखा है। तो उसको अगर आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।